आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने फिर दोहराया कि नॉमिनेटेड पद अगले 2 से 3 दिनों के भीतर भर लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि कॉरपोरेशन अध्यक्षों की नियुक्तियां मई में पूरी कर ली जाएंगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी संगठनात्मक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है। गांधी भवन में मई दिवस समारोह में भाग लेते हुए गौड़ ने आरोप लगाया कि बीआरएस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आंतरिक विवादों, विशेष रूप से कविता से जुड़े विवादों ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। उनके अनुसार पार्टी की वर्तमान स्थिति पदों और प्रभाव को लेकर मतभेदों के कारण है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अपनी बेटी से जुड़े आंतरिक कलह के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केसीआर और केटी रामाराव को निशाना बनाते हुए गौड़ ने कहा कि दोनों में से किसी भी नेता ने कविता द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि केवल 2.5 वर्षों में लगभग 4.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। हैदराबाद में आउटर रिंग रोड पर एक दुर्घटना में 6 लोगों की मौत के बाद बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सिरसिला के विधायक ने उस्मानिया जनरल अस्पताल में मुर्दाघर का दौरा किया और सिरसिला के रहने वाले पीड़ितों के पार्थिव शरीर पर फूलों की माला चढ़ाई। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी और कहा कि इन 6 लोगों की असामयिक मृत्यु एक अपूरणीय क्षति है। वहीं बीआरएस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केटीआर अस्पताल में तब तक रुके रहे जब तक कि पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं हो गई और शवों को सिलसिला नहीं भेज दिया गया। 10 मई को हैदराबाद में पीएम मोदी के दौरे पर बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने सिर्फ एक परिवार के फायदे के लिए काम किया है, जबकि दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस परिवार के लिए काम किया, जिससे जनता में गुस्सा है। लोगों को दक्षिण और उत्तर के नाम पर रची जा रही राजनीतिक साजिश के बारे में पता होना चाहिए, चाहे इसे डीएमके सरकार करवा रही हो या रेवंत रेड्डी सरकार। 3 साल जो जीत हासिल किया, सभी वर्गों के आज सहकार से मोदी जी लगातार तीसरी बार जो जीत के आने के बाद पहली बार आज मई 10 तारीख को तेलंगाना हैदराबाद पधारे हैं। एक जन आग्रह नाम पर एक जनसभा आयोजित किया गया। मैं अनुरोध करता हूं सभी लोगों से, आप इस तेलंगाना राज्य के अंदर बीआरएस सरकार को और कांग्रेस सरकार किस तरह लोगों का आज पूरा लूट कर, किस तरह उस समय बीआरएस पार्टी ने एक परिवार के हित के लिए जो काम किया, आज कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी ने दूसरी परिवार दिल्ली के परिवार के लिए जो काम किया जा रहा है, लोग आज आक्रोश। और पिछली सदन के समय में महिला आरक्षण जो बिल पारित होना था, कई दशकों से बड़ी उम्मीद से महिला ये आरक्षण की ओर देख रहे थे, इस तरह कांग्रेस बिल के विरोध में आज वोट डालकर आज जो जश्न मना रहे, इसलिए मोदी जी ने आज परिसीमन के बाद, सीट संख्या के बढ़ने के बाद महिला आरक्षण अगर पारित किया गया तो सभी लोगों के लिए, सिर्फ महिला ही नहीं, एससी एसटी का सीट भी बढ़ेगा। और दक्षिण में जो दक्षिण और उत्तर के नाम पर जो राजनीति करने का जो साजिश किया जा रहा है, चाहे डीएमके हो, हमारे रेवंत रेड्डी सरकार, उनको लोगों को पता होना चाहिए। आज मोदी जी ने प्रोरेटा बेस के आधार पर 50% सीट बढ़ाने का जो निर्णय लिया, ये सभी लोग आज उसका स्वागत कर रहे हैं। मगर आज रेवंत रेड्डी जी सरकार, कांग्रेस पार्टी और डीएमके किस तरह प्रांत के नाम पर लोगों को विभाजन करके राजनीति करना चाह रहे, जरूर दक्षिण के लोग भी सबक सिखाना चाहते, क्योंकि आज जनगणना के आधार पर तेलंगाना रक्षा सेना के संस्थापक के कविता ने आज कहा कि पूर्व बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की उनकी आलोचना व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक थी। उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी तरह से अपने पिता की आलोचना नहीं की है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। केसीआर के बिना मेरा तो अस्तित्व ही नहीं होता। मेरी लड़ाई बीआरएस की विचारधारा के खिलाफ है, जिसका प्रतिनिधित्व मेरे पिता करते हैं। अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा के बाद अपना पहला कार्यक्रम आयोजित करते हुए कविता ने प्रस्ताव दिया कि राज्यसभा को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की तर्ज पर फिर से तैयार किया जाए, जिसमें राज्यों पर असर डालने वाले कानून का भविष्य तय करने के लिए ज़्यादा अधिकार हों।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र को परिसीमन के तहत सीटों की संख्या तय करने के लिए एक निश्चित आबादी को आधार बनाना चाहिए, भले ही इस प्रक्रिया में कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाए। हालांकि ऐसी कमी की भरपाई हर राज्य को राज्यसभा में सीटों की बराबर संख्या देकर की जा सकती है, चाहे उस राज्य का आकार कुछ भी हो। परिसीमन में कुछ राज्यों को ज़्यादातर सीटें मिल सकती हैं तो कुछ को कम, यह एक अलग बात है। लेकिन राज्यसभा में अमेरिका सीनेट की तरह ही शक्तियां दी जानी चाहिए। राज्यसभा में हर राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज दावा किया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असमंजस बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बातचीत चल रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना भी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाईकमान ने डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा शुरू कर दी है। वे किसे मुख्यमंत्री चुनते हैं इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है और यह हमारा विषय भी नहीं। खड़गे या परमेश्वर का नाम लेना सिर्फ गुमराह करने और डीके शिवकुमार द्वारा उल्लिखित 50-50 समझौते को लेकर भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा कोई समझौता हुआ है या नहीं, यह सिर्फ वे ही जानते। इसका नतीजा यह है कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की स्थिति आज यह संभवतः भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। आज भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार के अल्पसंख्यक बस्तियों के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित करने के फैसले पर तीखा हमला करते हुए इसकी संवैधानिक वैधता और व्यापक सामाजिक प्रभाव पर सवाल उठाए हैं। सूर्या का तर्क है कि सार्वजनिक धन का आवंटन धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं होना चाहिए और उन्होंने इस कदम के कानूनी आधार पर स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने पूछा कि किस संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्य सरकार वास्तविक मानदंडों का उपयोग करते हुए सभी आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय केवल अल्पसंख्यक बस्तियों के लिए खर्च को उचित ठहरा सकती है। सूर्या ने इस अवधारणा पर ही निशाना साधते हुए धार्मिक आधार पर बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति भले ही किसी धर्म से जुड़ाव महसूस करे, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियां ऐसी नहीं कर सकती। उनके अनुसार सड़कों, नालियों और मोहल्लों को धार्मिक पहचान देना मौलिक रूप से गलत है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। टीवीके के कैंपेन मैनेजमेंट के महासचिव आधव अर्जुन ने कहा कि हमने अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी को एक याचिका सौंपी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोटों की गिनती के दिन कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या न हो। हार के डर से डीएमके हमें डरा धमका रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 62 मतदाता केंद्रों पर केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्हें आधिकारिक तौर पर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। डीएमके के सदस्य मतगणना केंद्रों के अंदर की जानकारी बाहर के लोगों के साथ साझा करके अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और हर दौर के बाद नतीजों की घोषणा की जानी चाहिए। पोस्टल वोटों के लिए एक लेजर कॉपी रखनी जानी चाहिए। ये मांगे प्रस्तुत कर दी गई हैं और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमने यह भी अनुरोध किया है कि श्रीरंगम में टीवीके कार्यालय को जलाने के लिए वास्तव में जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर बढ़ोतरी होने के बाद डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर होटलों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि वे कमर्शियल एलपीजी पर चल रहे हैं और उनके पास बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। सरकार रूस से कच्चा तेल खरीदना क्यों बंद कर रही है? यही वजह है कि ये सब हो रहा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। एग्जिट पोल के अनुमानों से उत्साहित अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु में अगली सरकार वही बनाएंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। पार्टी ने एआईएडीएमके और एनडीए के साथ चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे और वे दूरदर्शी सोच के साथ राज्य का शासन करेंगे। टीवीके की कार्यकारी समिति के मुख्य समन्वयक के.एन. सेंगोतियान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां बहुमत न हो। आगे उन्होंने ये भी दावा किया कि हम 180 से 200 सीटें जीतेंगे, यह हमारा लक्ष्य है। टीवीके नेता ने आगे कहा कि दूरदर्शी सोच के साथ नेता विजय कल तमिलनाडु पर शासन करेंगे। 2026 के चुनाव में उनकी जीत ऐतिहासिक होगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि टीवीके नेता ने तमाम मुश्किलों का सामना किया है और दिन रात कई विरोधियों को मात दी है। 4 मई को समय ही बताएगा।
तमिलनाडु के एग्जिट पोल के अनुमानों पर डीएमके के प्रवक्ता सेल्लम धरणीधरन ने कहा कि हम इस चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, यह चुनाव इस बारे में नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी कौन होगी, बल्कि यह इस बारे में है कि आने वाले सालों और दशकों में डीएमके के विपक्ष में कौन होगा। सर्वे दिखाते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं, जिन्हें 40 से 55% लोगों का समर्थन हासिल है। दूसरी और तीसरी पसंद काफ़ी पीछे है, जिन्हें 20 और 15% समर्थन मिला है। अगर कोई इक्का दुक्का पोल यह दिखाता है कि विजय को सीटें मिल रही हैं, तो मुझे उस पर यकीन नहीं है। विजय कोई राजनेता नहीं है, राजनीति तो उनके लिए बस एक शौक़ है। वह तो बस वीकेंड पर या घर से काम करने वाले राजनेता हैं। पुणे में एक नाबालिग लड़की के कथित तौर पर रेप के मामले पर एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि यहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। लोग गुस्से में हैं, न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और भारत में। वे फास्ट ट्रैक न्याय की मांग कर रहे हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि महाराष्ट्र में मौजूदा कानून ढांचा बहुत कमज़ोर है और इसे मजबूत किया जाना चाहिए। उसके ऊपर अत्याचार करके अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति को, मतलब लड़की को वहाँ पे मार दिया गया। लोग बहुत गुस्सा में हैं और सिर्फ इस गांव के लोग गुस्से में हैं ऐसे नहीं, महाराष्ट्र के लोग गुस्सा में, इंडिया के लोग वहाँ पे गुस्सा में हैं। इन लोगों का कहना है कि कार्रवाई फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए और लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कायदा है जो महाराष्ट्र में है, उस कायदा के अंतर्गत कोर्ट जिस पे विश्वास रखता है वो कायदा ही बहुत वीक है। तो कायदा को स्ट्रॉन्ग करने की वहाँ पे ज़रूरत है ताकि इस लड़की को न्याय मिले और आगे जाके कोई भी इस गलत प्रवृत्ति का जो व्यक्ति जिसने ये पुणे रेप केस पर एमपीसीसी अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा कि कानून ठीक से काम नहीं कर रहा है, हालात और बिगड़ गए हैं और महाराष्ट्र में कोई पूर्णकालीन गृह मंत्री न होने के कारण बच्चों के साथ यौन शोषण और अन्य अपराधों जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। कायदा जो है अपना काम नहीं कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति जो है वो तहस नहस हो चुकी है और महाराष्ट्र में पूरे समय गृह मंत्री होने का नतीजा ये है कि अभी बाल लैंगिक शोषण की नहीं तो उसके साथ साथ तमाम जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही है। जी, हम तो बार बार लगातार पूरा समय महाराष्ट्र को होम मिनिस्टर मिलना चाहिए, हमारी मांग है। और महाराष्ट्र में फुल टाइम होम मिनिस्टर न होने के कारण ऐसी वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। भरी संसद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जाति न्याय जनगणना होगी, मगर वो झूठे हैं। वो संसद में जब पहली बार जीत के आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आए तो संसद के पहले उन्होंने सीढ़ियों पर मत्था टेका और अंदर आकर उन्होंने उसी गणतंत्र का, लोकतंत्र का और संवैधानिक मूल्यों का उन्होंने खून किया। जैसे नथुराम गोडसे ये पहले महात्मा गांधी जी के पैर छुआ था और बाद में जैसे गोलियां चलाई थी, लगभग उसी प्रकार से उनका कारनामा ये हर मामले के माध्यम से सामने आ रहा है। और जाति न्याय जनगणना की उद्घोषणा होने के बाद भी यदि वहाँ पर जात का कॉलम नहीं है तो ये हमारा देश का पंतप्रधान झूठा है, ये इससे साबित होता है। सारी व्यवस्था, सारा शासन, प्रशासन, राजनीतिक संस्थान, कुछ हद तक न्याय प्रणाली, ये पूरा जो है ममता बनर्जी को हराने के पीछे पड़े हुए है। एक महिला के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये देखते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।